871 है, इधर से देख के करो। सो Mrs. Priya has imported certain goods weighing 1000 kg with a CIF value of 40,000 USD. ओके, 1000 किलो इसने इंपोर्ट किया हुआ है, 40,000 USD. The exchange rate was 45. BCD का रेट है 10%, SWS 10%. As per notifications issued by central government, anti-dumping duty imposed on such goods. In terms of notification, anti-dumping duty shall be difference between amount calculated at $60 per kg and landed value. मतलब देखो इसने टोटल कितना इंपोर्ट किया, कितना केजी, 1000 केजी इंपोर्ट किया, बराबर, और फेयर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 1000 इंटू $60 पर, टोटल 60,000 USD क्या हो जाएगा इसका इंपोर्ट का प्राइस हो जाएगा, फेयर सेलिंग प्राइस. देखो 1000 केजी इंपोर्ट किया और फेयर सेलिंग प्राइस दिए, मतलब इंडिया में लोग कितने में बेच रहे हैं इसको, ओके 60 में बेच रहे इंडिया में, तो इसका फेयर सेलिंग प्राइस अपने को मिल चुका है. तो अभी हम लोग को क्या निकालना, लैंडेड वैल्यू. ओके, तो लैंडेड वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है, प्लस BCD प्लस SW. ओके, ये तीनों को ऐड करना हम लोग को. तो चेक करते हैं, इंपोर्ट का CIF वैल्यू दिया है, मतलब ये असेसेबल वैल्यू दिया तुम लोग. ओके, अभी इसके अंदर BCD ऐड करना है 10%. ओके, SWS ऐड करना है 10%. किसका निकलेगा, BCD का 10%. SWS, हाँ SWS इज 10% ऑफ BCD. वो तो कितना आ रहा है चेक करो, और फिर उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई. $40,000 इंटू 10%, डायरेक्टली 11%. 40,000 इंटू 11% प्लस इक्वल टू इंटू 40. हाँ 19,90,000 ये अपने को मिल गया लैंडेड वैल्यू. और कितना 19,90,000 है. ओके, इसको माइनस अपने को किससे करने का था, हाँ इंडिया का जो फाइनल आंसर कितना आया था 60,000 USD था. ओके, इंटू 45 रुपीज में करेंगे ना, 60,000 USD तो 60,000 USD इंटू 45, 1000 किलो था और 60 रुपीज, सॉरी $60 पर केजी, 1000 किलो और $60 पर केजी, तो 60,000 USD अपना फेयर सेलिंग प्राइस था. तो अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला के सबसे करें. फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू. लैंडेड वैल्यू तो अपने को आ गया था 40 कितना USD था इंपोर्टेशन का प्राइस, 40,000 USD या असेसेबल वैल्यू प्लस. ओके, BCD
40,000 USD का 10%, ओके, और SWS 4,000 का 10%, तो टोटल इज 44 तक कितना 44,400 था, 44,400 into 45 rupees, 19,98,000। तो ये अपना लैंडेड वैल्यू आ गई। फेयर सेलिंग प्राइस के लिए बोला हुआ था 1000 किलो हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, तो 1 kg का प्राइस है $60 पर kg, ओके, $60 पर kg, ये एक्सचेंज रेट नहीं है, तो ये इंपोर्ट का प्रोडक्ट का प्राइस है, ओके, जो भी आंसर आएगा इंटू 45, 27 लाख पूरा है, ओके, सो 27 लाख इज अवर फेयर सेलिंग प्राइस। फेयर सेलिंग प्राइस अपना 27 लाख है, ओके, एंड लैंडेड वैल्यू 19,98,000 है। इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, क्या समझ में, 7,02,000। अभी वो फॉर्मेट जो हम लोग ने बनाया था ड्यूटीज का, ओके, वो फॉर्मेट कैसा था देखो, असेसेबल वैल्यू था, फिर BCD था, फिर SWS, उसके बाद उसके बाद प्रोडक्टिव ड्यूटी था, ओके, उसके बाद टोटल, एंड देन IGST एंड सेस, क्लियर है? अभी ये फॉर्मेट में हम लोग डाल देंगे। असेसेबल वैल्यू कितना आएगा, 40,000 इंटू 45 कर दो, 40,000 इंटू 45, 18 लाख। तो BCD हो गया 1,80,000, SWS हो गया 18,000, एंटी डंपिंग अभी अभी निकाला 7,02,000, फिर टोटल आएगा 27 लाख। यही तुरंत पकड़ सर्च करने चालू कर दे। हाँ, इसके बाद IGST का रेट कितना दिया, 12%, 12%, हाँ, 3,24,000 टोटल हो गया आपका 30,24,000। देयरफॉर टोटल ड्यूटीज कितना हो जाएगा, खाली ड्यूटी का अमाउंट मारो, अब ये तीनों समझ में आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला खुद से ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, खाली फिगर चाहिए। जो डेटा दिया है पहले वो लिख लो, तो फेयर सेलिंग प्राइस निकाल लो, फिर उसके बाद लैंडेड वैल्यू, हम लोग का नोटबुक से फेयर सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है सेकंड लास्ट पैरा में, as per notification anti-dumping duty is equal to difference between cost of the commodity calculated at 70 per kg and landed value. So 70 per kg is the fair selling price. तो डायरेक्टली फेयर सेलिंग प्राइस तो मिल सकता है ना,
65 तो आपसे क्यों मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरा करो। लैंडेड वैल्यू के लिए तो यहाँ लैंडेड वैल्यू जो है ना उसके लिए 70 का कोई यूज ही नहीं है। देखो लैंडेड वैल्यू के लिए अपने को असेसेबल वैल्यू डायरेक्ट दिया ना, डायरेक्ट दिया। तो लैंडेड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस बस। तो लैंडेड वैल्यू के लिए अपने को क्यों 70 का यूज करना है, एक्सचेंज रेट का यूज करो। कितना दिया वो 60 है क्या, 60 इसका यूज करेंगे ना। ये 70 किसके लिए कैलकुलेशन दे दी, फेयर सेलिंग प्राइस के लिए, समझ में आ रहा है। कॉस्ट इंश्योरेंस मतलब असेसेबल वैल्यू बोलते हैं। दोनों पड़ेगा। ये सब 4,02,000 आ गया सब। 4,02,000 मतलब तो अभी ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 इसके अंदर हम लोग को वो चार एलिमेंट्स था, चार प्राइजेस ओके वो ढूंढना है आंसर। ओके चार एलिमेंट्स अपने को ढूंढना है, नॉर्मल प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस, लैंडेड प्राइस और फेयर सेलिंग। KTU Limited has imported certain goods for sale in India from country Z, which are liable for anti-dumping duty. Country Z sells the like goods in its domestic market at 300 USD. ये प्राइस को क्या बोले, वेरी गुड। ओके नॉर्मल वैल्यू मतलब उस कंट्री में जो प्राइस पे सेल होता है नॉर्मल है।
The imported goods are sold in domestic Indian industry at 275. Fair selling price. देखो हाँ, आगे पढ़ेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा वैसे तो इधर से मालूम पड़ना चाहिए. The imported goods are sold in India. मतलब इंडिया में सेलिंग होने का प्राइस है. समझा था ये क्या हो गया? फेयर सेलिंग प्राइस. हाँ, मतलब इंडिया में बेचने का प्राइस. ओके. उसके बाद इंपोर्टेड एट 180 पर पीस. लैंडेड आगे दिया है. लैंडेड आगे दिया मतलब ये क्या बन गया? एक्सपोर्ट प्राइस. देखो हम लोगों ने इंपोर्ट किया मतलब उन लोगों ने ये प्राइस पे एक्सपोर्ट किया. उन लोग भी शान है, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला एक्सपोर्ट प्राइस, बोला कि इंपोर्ट प्राइस. तो इंपोर्ट आया मतलब समझने का कि उधर का एक्सपोर्ट प्राइस है. ओके. लैंडेड वैल्यू तो आगे दिया. तो अभी किस किस को माइनस करेंगे वो समझो. चार अलग अलग अमाउंट दे दिया. 300 माइनस क्या करेंगे? 300 माइनस 180 करते हैं. देख के करो. 270 बोल रहा है नहीं. हाँ 300 क्या है अपना नॉर्मल प्राइस. माइनस किससे करेंगे? एक्सपोर्ट प्राइस 180. और उधर वो साइड पे 275 माइनस 190 कितना आ रहा है लोअर में? लोअर निकाल. डिफरेंस का लोअर 85 बराबर. समझ में आएगा सबको? क्लियर है? क्यों कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्वेश्चन ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है. इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्राइस क्या.
हाँ बोलो कितना है? क्या क्या माइनस किया? पहला प्राइस को क्या बोलेंगे? हाँ नॉर्मल प्राइस, उसके बाद दूसरा फेयर सेलिंग प्राइस, तीसरा एक्सपोर्ट प्राइस एंड चौथा लैंडेड। ये तो हो गया। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी अपना खत्म हुआ, उसका क्वेश्चंस भी हो गया। अभी सेफगार्ड ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ बोलो इसमें क्या? डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हाँ बरोबर। कौन सा कौन सा? नहीं नहीं, अपना अपना। देखो इन इट्स लिखा है ना ऊपर वाले में, इन इट्स मतलब कि उसके डोमेस्टिक में, और अभी इट्स नहीं बोला मतलब इंडिया का डोमेस्टिक, उधर का उसका कंट्री। हाँ हाँ, अपना कुछ कुछ नहीं होता और डोमेस्टिक इंडिया वाला है। हाँ 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 बरोबर है। इट्स डोमेस्टिक बोला तो उधर का, हाँ तो इंडिया का।
सेफगार्ड ड्यूटी स्टार्ट करेगा अभी। सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट क्यों लगा रहा है? क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री को थोड़ा सेफगार्ड करना है, मतलब मैन्युफैक्चर जो इंडिया के, क्योंकि उन लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, बाहर वाला प्रोडक्ट सस्ते में आ रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट बोलता है कि कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, वो चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट होना शुरू हो गया, तो जो भी ज्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर ड्यूटी लगा देंगे, तो उसको बोलते हैं सेफगार्ड ड्यूटी। रीड करेंगे आप, circumstances in which safeguard duty can be imposed when article is imported in increased quantities। ओके, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्टेशन चालू है उस आर्टिकल। समझो इंडिया में जूस का समझो अभी नया ट्रेंड चालू है, ओके, और नया नया जो बाहर की कंट्री का है, ओके, हश पपीज हो गया, तो दूसरा इंपोर्टेड नाइकी, एडिडास इंडिया का, बस ठीक है, तो एडिडास इंडिया का, ठीक है, नाम दो। दूसरा कोई भी फॉरेन कंट्री का जो ब्रांड है, ओके, उसका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में ज्यादा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो, कॉजिंग और थ्रेटनिंग टू कॉज, कॉजिंग और थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखो, मतलब कि सेफगार्ड ड्यूटी तब लगाया जाएगा जब इंडियन इंडस्ट्री को तकलीफ होगा। अगर उसके इंपोर्टेशन से इंडियन इंडस्ट्री को तकलीफ ही नहीं है, तो कितना भी सस्ते में आने दो, अपने को क्या करना है? समझो कि इंडिया में मार्केट ही नहीं शूज का, फॉरेन से आ रहा है और वो भी सस्ते में आ रहा है, तो अच्छी बात है। देखो, तकलीफ कब होएगा? जब इंडिया में भी बन रहा है, बाहर से भी आ रहा है और बाहर वाला ज्यादा सस्ता है, तब तकलीफ होगा। जब इंडिया में मार्केट ही नहीं है और बाहर से आ रहा है सस्ते में, तो अच्छा है ना, सस्ते में आएगा तो इधर के लोग कंज्यूम कर पाएंगे कम भाव पे। कॉजिंग और थ्रेटनिंग टू कॉज सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, द मेजर्स आर इम्पोज्ड बाय नोटिफिकेशन। मतलब सेफगार्ड मेजर्स बोलते हैं इसको, सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी का नेचर बोला हुआ है प्रोडक्ट एंड कंट्री स्पेसिफिक। प्रोडक्ट एंड कंट्री स्पेसिफिक, इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री तो ही सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। एग्जांपल, शूज परचेज फ्रॉम चाइना, क्योंकि इस पे लग सकता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि शूज किसी भी कंट्री से आया तो लगा देंगे, ऐसा नहीं। ओके, इट हैज टू बी कंट्री स्पेसिफिक एज वेल एज प्रोडक्ट स्पेसिफिक, मतलब ये प्रोडक्ट ये कंट्री से अगर आएगा देन ओनली सेफगार्ड ड्यूटी कैन बी लेविड। यहाँ पर ये जो ड्यूटी कैसा रहेगा? प्रोडक्ट एंड कंट्री स्पेसिफिक। सेफगार्ड ड्यूटी विल बी इन फोर्स फॉर 4 years। ओके, 6 years एक्सटेंशन इज पॉसिबल, तो टोटल 10 years। उसके बाद नहीं लगेगा। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 साल तक हमने सपोर्ट किया आपको बाहर वाले के प्राइस पे सेफगार्ड ड्यूटी ऐड कर करके। अब 10 साल में भी अगर आपका प्राइस उसको कम्पीट नहीं कर पाया तो फिर अभी हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी चुपचाप से बिना सेफगार्ड के आने दो, फिर तुम लोग मरो। अगर हम लोगों ने 10 साल सपोर्ट किया, 10 साल में तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, फिर अभी चुपचाप से क्या करो, तब सस्ते में हम लोग को आने दो, तुम लोग इधर महंगे बनाओ, लेट कंज्यूमर बाय एट लोअर प्राइस। तो 10 साल तक गवर्नमेंट सपोर्ट करे। इसका एग्जेम्पशन देखो, थोड़ा अलग एग्जेम्पशन। इसका एग्जेम्पशन ऐसा है, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट सिर्फ डेवलपिंग कंट्री से, सिर्फ डेवलपिंग कंट्री मतलब वन डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि एक ही डेवलपिंग कंट्री से हम लोग उसका प्रोडक्ट मंगा रहे किसी का भी, गवर्नमेंट बोलता है कि अगर ये प्रोडक्ट का इंपोर्ट, अगर ये प्रोडक्ट का इंपोर्ट टोटल इंपोर्ट इन इंडिया के 3% या उससे कम है, टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट इनटू इंडिया के 3% से कम है,
तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, समझो कि श्रीलंका डेवलपिंग कंट्री, तो 50 यूनिट आ रहा है, तो 50 यूनिट आ रहा है, एंड टोटल इंपोर्ट्स शूज का, ओके, टोटल इंपोर्ट शूज का इज 2700 यूनिट्स, ओके, इंक्लूडिंग श्रीलंका। 2700 क्वांटिटी इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में पूरे साल में, उसमें से 50 क्वांटिटी किधर से आ रहा है? श्रीलंका से। तो गवर्नमेंट बोलते हैं परसेंटेज चेक करो, कितना परसेंटेज आ रहा है क्वांटिटी में, प्राइस में नहीं, क्वांटिटी में चेक करो कितना परसेंट आ रहा है। 50 अपॉन 2700, 1.85, ओके, तो 1.85% का इंपोर्ट किधर से आ रहा है? श्रीलंका से। सिंस इंपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट फ्रॉम श्रीलंका इज लेस देन इक्वल टू 3%, no safeguard duty can be levied on shoes imported from श्रीलंका। तो श्रीलंका से आने पे कोई सेफगार्ड ड्यूटी नहीं रहेगा। देखो इसका मतलब ये नहीं कस्टम ड्यूटी नहीं रहेगा, कस्टम ड्यूटी तो रहेगा, सेफगार्ड नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? अभी हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट जिसमें रहेगा मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, जो कि नॉर्मल केस होगा ही। ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही कंट्री अपने को सेल कर रहा है प्रोडक्ट, मल्टीपल कंट्रीज होंगी। पूरे साल में इंडिया में 2700 क्वांटिटी इंपोर्ट श्रीलंका का मिला के, ओके, और उसमें से श्रीलंका का शेयर इज 50 यूनिट्स। बाकी सबका जाने, बाकी सब डेवलप्ड कंट्री, हाँ बाकी सब डेवलप्ड है, एक ही कंट्री डेवलपिंग है। करेंगे करेंगे, एक डेवलपिंग कंट्री का समझ में आया, कोई मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री का करेंगे, ओके, मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री। अब सुनो, अभी हम लोगों को क्या करना है? अभी हम लोग यहाँ पर 3 कंट्री है, श्रीलंका 50 यूनिट्स, म्यांमार 2700 का 9% कर देना, टू फोर चलो अरे कितना 2457। देखो अभी देखो, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? टोटल 2000 क्वांटिटी इंपोर्ट हो रहा है, 2450। देखो तो 2500 क्वांटिटी का इंपोर्ट हो रहा है, ओके, इसके अंदर ये बाइफर्केशन है डेवलपिंग कंट्रीज का, ओके, और बैलेंस जो है वो डेवलप कंट्री। हाँ टोटल 2500 है, 700 देखो 2700, 700 से किया ना हम लोगों ने माइनस ही, ठीक है। देखो अभी हम लोगों को क्या करना है? जब भी मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है तभी क्या चेक करना है? हर एक कंट्री का पहले शेयर निकालना, कितना शेयर आ रहा है परसेंटेज वाइज।
50 अपॉन 2700 1.85%. ओके 100 डिवाइड बाय 2700% कितना 3.7%. 60 अपॉन 2700 2.22 हाँ 1.48. अभी देखो, अभी क्या करने का, जो भी कंट्रीज का शेयर 3% से कम है, जो भी कंट्रीज का शेयर कितने से कम है 3% से कम है, उन कंट्रीज का टोटल शेयर अगर 9 से कम है तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी. देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो कंट्रीज का शेयर 3% से कम है, उन्हीं कंट्रीज का टोटल 9 से कम रहेगा तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा. किसी भी मतलब इन तीनों पे नहीं लगेगा. ओके अपना म्यांमार से आ रहा है उस पर तो लगेगा क्योंकि 3 से ज्यादा ही है ना वैसे भी. ओके तो इसके ऊपर तो लग ही जाएगा. ठीक है तो इस बार इन तीनों का टोटल कितना है अभी. ओके 5.55%. ओके मतलब सिंस टोटल ऑफ ऑल द शेयर्स टेकन टुगेदर जिनका 3% से कम है, ओके उनका टोटल कितना है 5.5 लेस देन 9%. तो फिर यहाँ पर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी. क्लियर है. म्यांमार के केस में लगेगा. क्लियर एग्जाम्पल 3% से कम वाली का टोटल 9 से कम होना चाहिए. इक्वल टू है जो लाइन पढ़ते हैं ये लिखा है एग्जाम्पल. देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा, इंपोर्ट फ्रॉम वन डेवलपिंग कंट्री आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री so long as the share of imports of that article does not exceed 3%. तो 3% से कम रहेगा तो नहीं लगेगा. And articles originating from more than one developing country so long as aggregate of imports from developing country each with less than 3% and import share taken together does not exceed 9%. तो ये लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजीली समझ में आ रहा है क्या. 3% से कम वालों का टोटल 9 से कम होना चाहिए. अभी रीड करो ये. और ये वाला एग्जांपल खुद से ट्राई करो, नहीं होगा. एग्जेम्पशन के लिए हाँ डज नॉट एक्सीड बोला ना, मतलब अप टू 3 चलेगा. एक्सीड करेगा तो नहीं चलेगा. लेस देन इक्वल टू यूरो. हाँ इक्वल टू यूरो दोनों में लेस देन. समझ ये वाला एग्जांपल खुद से ट्राई करें. शेयर निकालो. सिक्स 6.88 मतलब कि समझ में आ रहा है. 3.288 तो उस पर लगेगा बाकी पे. तो और एक एग्जाम्पशन है. अभी ये जो एग्जाम्पशन है ना ये वाला सी वाला पॉइंट
ये वाला एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी है और इसमें भी, दोनों में कॉमन है, इसमें हम लोग एक साथ अभी सीख रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, ओके, या तो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में, तो एक ईओयू करके जोन रहता है, या तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ओके, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। ओके, या तो ईओयू इंपोर्ट कर रहा है तो भी सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगा। इसका रीजन ये है कि एसईजेड का मेन काम जो है ना, एसईजेड का मेन काम वो एक्सपोर्ट करना है, और अगर उनके इंपोर्ट पे सेफगार्ड ड्यूटी लगाया तो एक्सपोर्ट का प्राइस महंगा हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ में आएगा पॉइंट? देखो, अगर मैं एसईजेड हूँ, मेरा मेन काम ही एक्सपोर्ट करना है, मैं ईओयू हूँ, मतलब 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, मेरे को एक्सपोर्ट ही काम करना है मेरे को, और मेरे इंपोर्ट पे अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया या फिर सेफगार्ड ड्यूटी लगाया तो फिर मेरा कॉस्ट बढ़ गया, तो फिर मेरे को सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और मेरा काम ही एक्सपोर्ट का है, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट को फिर ज्यादा कोई लोग खरीदेंगे नहीं। समझ में आ रहा है क्या बात? ये प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट होएगा नहीं, इस वजह से एक्सपोर्ट करना। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खरीदा बिना एंटी डंपिंग ड्यूटी भरे या बिना सेफगार्ड ड्यूटी भरे और बाद में इंडिया में बेच रहे हो तो नहीं चलेगा। इंडिया में बेचेंगे तो फिर आप लोग को ड्यूटी भरना पड़ेगा। 100% import by 100% EU or units in special economic zone, safeguard duty shall not be applicable unless specifically made applicable. ओके, स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल मतलब कि एकदम अलग से ही नोटिफिकेशन लाया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा ही, तो फिर लगेगा। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि आप इसको एक्सपोर्ट करो, तो इंपोर्ट किया है तो इंडिया में बेचो, ऐसा गवर्नमेंट चाह रही थी, तो फिर आपको उस एक्सपोर्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। एंड आर्टिकल इंपोर्टेड इज आइदर क्लियर्ड एज सच इनटू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स व्हिच आर क्लियर्ड इन डोमेस्टिक। मतलब कि मैन्युफैक्चर कर रहे अगर अपन उस प्रोडक्ट से और इंडिया में बेच रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट्स, या तो फिर उसी प्रोडक्ट को हम लोग इंडिया में बेच रहे क्लियर कर रहे हैं, फिर दोनों केस में लगेगा। तो अगर इंपोर्ट किया और इंडिया के बाहर बेचा तो जनरली नहीं लगेगा, लेकिन अगर इंपोर्ट किया और इंडिया में क्लियर करने वाला तो लग जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ, कौन सा सेकंड पॉइंट में वही बोला कि इंडिया में अगर इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया, रॉ मटेरियल इंडिया में इंपोर्ट किया, ओके, और वो रॉ मटेरियल को यूज किया फिनिश गुड्स बनाने, और वो फिनिश गुड्स को इंडिया में बेचे, तो फिर रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाए। तो प्रपोर्शन करें, इसका लॉजिक नीचे लिखना है नोट में। प्रोविजनल लेवी, ओके, प्रोविजनल लेवी का मतलब होता है कुछ टाइम तक ये ड्यूटी रहेगा। कितने टाइम तक? प्रोविजनल रेट पे, मतलब प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब फाइनल बैलेंस शीट के पहले, ओके, प्रोविजनल। तो यहाँ पर भी ऐसा बोला हुआ है प्रोविजनल लेवी, मतलब कि फाइनल लेवी गवर्नमेंट को डिसाइड करने को टाइम लगेगा, तो वो टाइम समझो 2-3 महीने लगने वाले हैं। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि तब तक तो बहुत लोग इंपोर्ट कर लेंगे, फिर एक काम करते हैं अभी एक ड्यूटी लगा डालते हैं, ओके, बाद में फाइनल अगर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए फटाफट कुछ भी ड्यूटी चार्ज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजनल। तो यहाँ पर प्रोविजनल ड्यूटी कितना दिन तक रह सकता है? 200 दिन तक, ओके, 200 डेज तक रहेगा। समझ में आ रहा है? However, if after levying provisional duty, central government is of the opinion that it does not cause any serious injury, the collected provisional amount shall be refunded. ये प्रोविजन अपने फेवर में। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने 30% ड्यूटी प्रोविजनली लगा दिया,
और बाद में फाइनली निकलता है कि जरूरत ही नहीं था, तो जो 30% कलेक्ट किया वो वापस करना पड़ेगा। ओके, और फॉर एग्जाम्पल ऐसा निकलता है 30 की जगह पे 60 कलेक्ट करना चाहिए, तो गवर्नमेंट कैन नॉट कलेक्ट 30, मतलब कि अपने फेवर में ही। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजनल रिफंड सॉरी प्रोविजनल ड्यूटी लगाया 20%। ओके, और फाइनल ड्यूटी लगाया, फाइनल ड्यूटी निकल के आ रहा है 50% लगाना चाहिए था। ओके, तो फिर 30% कम कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने प्रोविजनली, तो अभी कलेक्ट नहीं करेगा। अगर प्रोविजनल ने भी 20% कलेक्ट किया। ओके, दो केसेस है, एक तो बाद में मालूम पड़ा कुछ भी नहीं कलेक्ट करना चाहिए था, और दूसरा केस बाद में मालूम पड़ा 50% करना चाहिए था। फिर दो केसेस, अगर कुछ भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए था और कलेक्ट किया है तो रिफंड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपने को रिफंड देगा। एंड दूसरा, अगर ज्यादा कलेक्ट करना चाहिए था और गवर्नमेंट ने कम कलेक्ट किया तो ऊपर का कलेक्ट नहीं करेगा, मतलब पूरा अपने फेवर में। समझ में आ रहा है? देखो, अभी समझो, ओके 13 जनवरी आज गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, बोलते 20% प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। तो प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी, भाई फाइनल कैलकुलेशन करने को इनको बहुत टाइम लग रहा है डिसाइड करने को, और फाइनल डिसीजन समझो इन लोग का आने वाला है 31 जैन को। 31 जैन को, तो इन लोगों ने 13 जनवरी से लेके 31 जैन तक इन लोगों ने इंपोर्ट्स के ऊपर कितना ड्यूटी कैलकुलेट किया? 20% लगा के कलेक्ट कर लिया, और बाद में मालूम पड़ता है कि अरे कुछ भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा? जितना भी कलेक्ट किया 20% दैट विल बी रिफंडेड, और अगर मालूम पड़ता है 50% कलेक्ट करना चाहिए था, कुछ भी कलेक्ट नहीं कर, तो 31 जैन से करेंगे, 13 जैन से 31 जैन तक नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? 31 जैन के बाद 50% कलेक्ट करेंगे, लेकिन जो बीच का पीरियड था, ओके यहां से लेकर के यहां तक, ओके ये पीरियड में जो इंपोर्ट हो गया ये इंपोर्ट को छोड़ देंगे। एग्जाम्पल 50% हो गया रिफंड, अपना सेफगार्ड ड्यूटी का रेट 50 हो गया, हाँ फाइनल वाला। ओके, तो 31 जैन के बाद की इंपोर्ट पे कितना रेट लगेगा? 50%, लेकिन इन दोनों के बीच का जो इंपोर्ट रहेगा उसके ऊपर 20 ही लगेगा। अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी जो था उसका भी हम लोग को ईयर्स और प्रोविजनल लेवी पढ़ने का, यहाँ पर देखो ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिया हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी का पढ़ने 3 पॉइंट। सबसे पहला प्रोविजनल लेवी, प्रोविजनल लेवी कितना है? इधर 6 मंथ्स है। एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रोविजनली कितना टाइम तक लगा सकते हैं? 6 महीना। उधर 200 दिन था, सेम ही था, 2 दिन का फर्क है ऊपर नीचे, उधर 200 दिन था, मतलब 6 महीना ही है वो भी, रफली 6 महीना ही है, एंड यहाँ पर बोल के 6 महीना है। एंटी डंपिंग ड्यूटी में मिला दूंगा नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पेज और पेज नंबर 90 पे प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन अपने पास अभी के भी नहीं रेडी होगा। सुनो अभी इसमें लिखा है सबसे पहला प्रोविजनल 6 महीना, तो समझो गवर्नमेंट को एंटी डंपिंग ड्यूटी का रेट अब तक क्लियर नहीं हो रहा है, क्या लगाना चाहिए, ज्यादा लगाए कम लगाए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक रेट को नोटिफाई कर डालते, तो वो रेट कितने टाइम तक चला सकते हैं? इस बार 6 महीने। सेफगार्ड ड्यूटी रहता तो 200 डेज, और एंटी डंपिंग ड्यूटी रहेगा तो 6 महीना। ओके, उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, सेफगार्ड ड्यूटी में कोई रेट्रोस्पेक्टिव था ही नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब
जो लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनके इंपोर्ट पे लगा देंगे। समझो कि मैंने पहले इंपोर्ट किया और एंटी डंपिंग ड्यूटी का नोटिफिकेशन आया नहीं था कभी, पर जब नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे पहले वाले इंपोर्ट के ऊपर भी लग जाएगा। उसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। कितना पीछे जा सकता है रिट्रोस्पेक्टिव? 90 डेज। मतलब कि आज अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी का नोटिफिकेशन आया तो ये पिछला 90 डेज के इंपोर्ट के ऊपर भी लग सकता है। प्रोविजनल तो फॉरवर्ड जाएगा। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव वुड बी अवर नॉर्मल। हाँ, फाइनल ड्यूटी। हाँ, पहले का इंपोर्ट। तो पिछला 90 दिन के ऊपर क्या लग जाएगा? एंटी डंपिंग। ओके। उसके बाद पीरियड ऑफ लेवी सेम ही, उधर 4+6 था, इधर 5+5 है, तो 10 साल ये दोनों में 4+6 और इसमें 5+5। तो उधर एक्चुअली में कैसा रहेगा? 4+4+2 रहेगा। देखो 4+6 है ना उधर। हाँ, देखो 4 साल के लिए लगता है बराबर, +6 ईयर, लेकिन 6 ईयर एक साथ नहीं लगेगा। 4 साल का ही उसका वो है ना ड्यूरेशन। हाँ, एक्सटेंशन पीरियड टोटल 6 ईयर्स है, लेकिन लेवी का पीरियड 4 साल ही है। तो 4+4+2 ऐसा 10, लेकिन यहाँ पर 5+5 10। हाँ, हाँ 4+4। मतलब कि और भी चेकिंग चालू है। हाँ, और भी चेकिंग चालू है तो फिर और मतलब कि गवर्नमेंट इज चेकिंग कि अभी भी एंटी, हाँ और टाइम इन लोग को चाहिए। 5+5+5। ठीक है, अभी हम लोग काउंटर वैल्यू ड्यूटी करेंगे। नेक्स्ट इज काउंटर वैल्यू ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। काउंटर वैल्यू ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। अभी सुनो, इसका मतलब ये है कि अगर समझो इंडिया के बाहर का जो सप्लायर है, ओके, उसकी गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दिया हुआ है। ओके, समझो चाइना है, चाइना ने क्या किया? सब्सिडी दिया हुआ है। तो उसको सब्सिडी दिया है, बोलते हैं कि चाइना के सप्लायर को बोला कि आप इंडिया में एकदम सस्ते में डालो गुड्स, हम लोग आपका जो लॉस रहेगा वो इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी दे देंगे। तो उसको बोलते हैं काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। मतलब कि जो आर्टिकल सब्सिडाइज्ड रेट पे आ रहा है ड्यू टू एक्सपोर्टर्स कंट्री गिविंग सब्सिडी टू एक्सपोर्टर, तो इंडियन गवर्नमेंट को तकलीफ होएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करते हैं, जितना सब्सिडी उधर मिलता है उसको वो इंडिया में क्या कर देंगे, उसको ड्यूटी बना देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ एनी कंट्री और टेरिटरी डायरेक्टली or indirectly pays or bestows subsidy upon manufacture or production or exportation of any article which is imported. Such subsidy includes transportation. Such subsidy includes subsidy on transportation of such. मतलब कि अगर भेजने का सब्सिडी रहेगा तो भी चलेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रिइंबर्समेंट हो गया, ओके, ऐसा सब्सिडी भी चलेगा। तो रेगुलेशन करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट का जो एजेंसी रहता है वो उधर भी काम करता था। हाँ, कि उस कंट्री में क्या क्या स्कीम है, जैसे इधर उद्यम मतलब जो एमएसएमई का स्कीम्स है, तो वो सब स्कीम्स जो रहेगा क्योंकि वो स्कीम्स क्या रहता है, उधर भी कुछ स्कीम चालू रहेगा, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम देती रहेगी, तो वो सब स्कीम्स क्या रहेंगी मतलब चेक किया। The importation may or may not directly be from the country of manufacture। इसका मतलब क्या है? अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सोचा चाइना से आने पे सब्सिडी लगाएंगे, पर चाइना वाला भी बहुत होशियार रहेगा, वो बोलेगा मैं बांग्लादेश भेजूंगा,
ओके, आप लोग ढूंढते रहना चाइना से कब आ रहा है, और गुड्स बांग्लादेश से आएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर डायरेक्टली चाइना से आए तो भी लगाएंगे, चाइना टू बांग्लादेश टू इंडिया तो भी लगाएंगे। उसके बाद द आर्टिकल में बी इन सेम कंडीशन एज वेन एक्सपोर्टेड और मे बी चेंज कर, मतलब कि समझो हम लोग कैल्सी चाइना से आ रहा है सस्ते में, सिटीजन कैल्सी, इंडिया का सिटीजन, उधर का अलग सिटीजन, समझो एक अलग अलग कैल्सी उधर से आता है, सिटीजन बहुत नकली नकली कैल्सी आता है, सच्ची का सिटीजन। ऐसा ऐसा आर्टिकल आ रहा है इंडिया में। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या ढूंढ रहा है, कैल्सी आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी टू मैन्युफैक्चरर ऑफ कैल्सी। पर मैन्युफैक्चरर ऑफ कैल्सी क्या कर अपना वो क्या करता है, वो बटन को अलग से भेज रहा है इंडिया में और बॉडी को अलग से भेज रहा है, और इंडिया में लाने के बाद उसको असेंबल करते हैं। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि सेम फॉर्म में आएगा तो भी लगाएंगे, और अगर उसको आप क्या बोलते हैं अनअसेंबल्ड फॉर्म में लेके आओगे और इंडिया में ला के असेंबल करोगे तो भी लगाएंगे, दोनों केस में लगाएंगे। वही एग्जाम्पल लिखा है, सिटीजन सिटीजन दोनों आएगा मैं। उसके बाद नीचे डीमिंग फिक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सिडी, मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ पर मान के चलेगी कि सब्सिडी एग्जिस्ट करता है। कौन से केस में, सबसे पहला फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट जो डायरेक्टली नहीं देता सब्सिडी, वो बोलता है कि आप लोग फैक्ट्री सेटअप करोगे तो हम लोग आपको ग्रांट देंगे, तो ये भी सब्सिडी टाइप ही हो गया। तो समझो गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट ने उसके सप्लायर को बोला कि आप ये एरिया में फैक्ट्री ओपन करो, पूरा फैक्ट्री बनाने का खर्चा हम लोग दे देंगे, तो इट इज एज गुड एज सब्सिडी ओनली। बेचने पे सब्सिडी नहीं है, पर फैक्ट्री लगाने पे सब्सिडी दे दिया तो उसको तो फ्री हो गया ना। उसके बाद प्राइस सपोर्ट गारंटेड, प्राइस सपोर्ट ग्रांटेड, मतलब कि गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप कितना भी प्राइस को बढ़ाओ, बढ़ाओ या कम करो, जो भी आप लोग को करना है, जो डिफरेंस रहेगा वो गवर्नमेंट बेयर करेगी पूरा। क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट बेयर कर रहा है, कम प्राइस पे बेच रहा है, तो फिर इसको बोलते हैं प्राइस सपोर्ट। उसके बाद फंडिंग मैकेनिज्म, फंडिंग मैकेनिज्म मतलब समझो चाइना का जो बैंक है, ओके, उसने लोन दिया चाइना के सप्लायर को, अभी चाइना का गवर्नमेंट उस सप्लायर को कुछ भी नहीं दे रहा, वो किसको पैसा, बैंक को, बोलते कि इससे अभी ईएमआई मत लेना, हम लोग इसका लोन पे ऑफ करें, तो इनडायरेक्टली फंड किया, बनना है क्या फंड, इनडायरेक्टली फंड कर दिया, तो डायरेक्टली फंडिंग नहीं किया, कैसे किया, इनडायरेक्टली, मतलब कि बैंक को जाके लोन दे दिया उसका, तो फिर वो सब्सिडी हो गया ना, एज गुड एज। उसके बाद एंटी सर्कमवेंशन मेजर, हम लोगों ने पढ़ा, अलग अलग तरीके से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पहला, अल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और नेम और कंपोजिशन, मतलब इंडिया में एलसी लाने पर समझो ये ड्यूटी लगने वाला है, तो बिल ऑफ एंट्री पे उन्होंने लिख दिया वीडियो गेम आ रहा है, चाइना से वीडियो गेम भी आता था, ABCD अलग अलग गेम रहता है उसमें। देखो, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर समझो कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन को चेंज करके मंगाया, मतलब कैल्सी मंगाया, लेकिन जानबूझ के आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको कैल्सी की जगह पे वीडियो गेम लिख दिया, और इंडिया में आते आते पकड़ा, तो फिर भी हम लोग ड्यूटी लगाएंगे। उसके बाद अनअसेंबल्ड फॉर्म डिसअसेंबल, ये पढ़ा हम लोगों ने, एंड बाय चेंजिंग द कंट्री ऑफ ओरिजिन। कितना अमाउंट लगे काउंटरवेलिंग ड्यूटी में, amount of countervailing duty shall not exceed amount of subsidy granted, बनना है पॉइंट। देखो, CVD नॉट टू बी लेविड इन सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस में CVD नहीं लगेगा, 3 केसेस। सबसे पहला रिसर्च एक्टिविटी,
मतलब कि चाइना की गवर्नमेंट ने उस सप्लायर को सब्सिडी इसके लिए दिया क्योंकि उसने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया। भाई समझो इंडिया में कुछ ऐसा एकदम इनोवेशन वाला प्रोडक्ट बनाया और इंडिया से कोई एक्सपोर्ट कर रहा है साइंटिफिक प्रोडक्ट, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देता है ना, और वो सब्सिडी को एज अ इम्पोर्ट ड्यूटी अगर बाहर की कंट्री लगा दिया अपना नुकसान ही हो जाएगा। यहाँ पर बोलते हैं रिसर्च अगर किया है तो चलेगा, तो फिर हम लोग इधर के मतलब इंडियन गवर्नमेंट के नॉट लेवी काउंटर ड्यूटी, क्योंकि उसको वो सब्सिडी क्यों मिला है? रिसर्च करने से, ओके, साइंटिफिक अच्छा काम इनोवेशन करने से। दूसरा, असिस्टेंस टू डिसएडवांटेज रीजन, मतलब कि समझो ट्राइबल एरिया, समझो चाइना का ट्राइबल एरिया, क्योंकि वो लोग बेचारे मेहनत करके इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, वो डिसएडवांटेज रीजन है, तो चाइना का गवर्नमेंट उस डिसएडवांटेज रीजन को थोड़ा सा बेनिफिट देता है, बोलते हैं कि आप लोग को थोड़ा सपोर्ट करेंगे हम लोग, तो उधर से चाइना की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इधर से ड्यूटी ले लेगा, ओके, तो नहीं चलेगा। तीसरा, एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट मतलब कि समझो चाइना का गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड्स बनाएंगे उनको हम लोग कुछ सब्सिडी देंगे, वो लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड्स बना रहे हैं इंडिया में बेच रहे हैं और सब्सिडी लोग लेके जा रहे हैं, तो इस केस में इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं चार्ज करे, काउंटरिंग ड्यूटी। उसके बाद इसका ड्यूरेशन एंड प्रोविजनल लेवी सेम एज डंपिंग, 5+5 प्रोविजनली 6 months एंड रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पर 90 days, एकदम एग्जैक्ट है। मैक्सिमम प्रोविजनल सेम है, रेट्रोस्पेक्टिव सेम है, टोटल ड्यूरेशन भी सेम। एब्जॉर्प्शन ऑफ सीवीडी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सीवीडी मतलब कि प्राइस जो पहले कम आ रहा था, ओके, एक्सपोर्ट वो लोग बहुत कम प्राइस पे बेच रहे थे, अभी समझो कि उन लोग को लग रहा है कि प्राइस सही है, कम प्राइस ही बराबर है, क्वालिटी खराब है, इसका प्राइस कम ही सही था, तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वो सीवीडी को विड्रॉ कर सकता है, इफेक्टिव मान सकता है ये प्राइस सही आ रहा है और कम तो रही है, बराबर प्राइस करके वो लोग उसको क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीवीडी, कब एप्लीकेबल नहीं होगा, 100% ईयूयू और एसईजेड ने इंपोर्ट किया है, समझ में आएगा। अब ये तीनों का ड्यूरेशन, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोविजनल, ये तीनों ड्यूटीज का रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोविजनल और ड्यूरेशन। एंटी डंपिंग एंड उसका तो सेम है, देख लो। और एक पॉइंट, कोई भी प्रोडक्ट जो रहेगा वो सीवीडी एंड एडीडी दोनों उस पर एक साथ
देखो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सस्ते में इसीलिए डाल पा रहे हैं क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। तो सस्ते में डालने पे एंटी डंपिंग भी ले लेंगे और सब्सिडी के ऊपर सब्सिडी भी लेंगे, तो दोनों एक साथ नहीं ले रहे। होना है क्या, तो नो आर्टिकल शैल बी सब्जेक्टेड टू बोथ सीवीडी एंड एडीडी। एडीडी के नीचे, इसीलिए मैं सस्ते में डालता हूँ। फिर एंटी डंपिंग लगा देंगे। देखो, एंटी डंपिंग में क्या होएगा, आपका जो नॉर्मल वैल्यू एंड एक्सपोर्ट प्राइस आएगा ना, उसका डिफरेंस ऑलरेडी आ जाएगा। ओके, सब्सिडी का डिफरेंस आएगा वो। दोनों एक साथ नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि आप कम में बेच रहे हो तो सब्सिडी का डिफरेंस जो रहेगा वो नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस में कवर हो जाएगा। आप आपके देश में 100 में बेच रहे हो, ओके, इंडिया में 70 में बेच रहे हो, तो 30 रुपये मार्जिन ऑफ डंपिंग हो गया। तो ये 30 रुपये के अंदर 10 रुपये सब्सिडी, अपना 10 रुपये आपका खुद का भी एक्स्ट्रा कम किया वो भी आ गया, 20 का सब्सिडी भी आ गया। हाँ, एक चोर हायर ही बोलती है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगी क्योंकि एक में दोनों कवर हो रहे हैं। तो भी इसके क्वेश्चंस कर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, determine the custom duty payable under custom tariff act including safeguard duty at the rate of 30% on assessable value। 30% जब भी बोला है तो assessable value का परसेंट, तो 9 लाख रुपया क्या रहेगा, सेफगार्ड ड्यूटी। assessable value दिया है 30 लाख रुपीज। शेयर ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री अगेंस्ट टोटल इंपोर्ट्स इज 4%। सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा, 3% से ज्यादा है लगेगा। पीसीडी दिया 10%, जीएसटी दिया 12, एसडब्ल्यूएस 10। नॉट कैलकुलेट करो फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट बनाओ, असेसेबल वैल्यू, पीसीडी, एसडब्ल्यूएस, सेफगार्ड ड्यूटी, टोटल एंड उसके ऊपर आईजीएसटी। पहले फॉर्मेट बनाओ, उससे इजीली हो जाएगा। फॉन्ट पे लिखा ए बी बी सी डी है। कुछ भी नहीं बोला तो 10%, वो बोला भी नहीं था, फिर भी ऐसा बोला है। हाँ, नहीं भी बोला तो भी लेना ही पड़ेगा। जो कैलकुलेशन ऑलरेडी हो पाता है वो नहीं पड़ा। जल्दी जल्दी। जी, 30% 30 लाख पे लेगा।
टोटल ड्यूटी निकाल, टोटल ड्यूटी निकालो, मैच कर लो 40 to 30 plus IGST 5,07,600. Determine the safeguard duty. Determine the safeguard duty payable. X Limited imported sodium nitrate from developing country 50 crore. टोटल सोडियम नाइट्रेट का इंपोर्ट 2,500 करोड़. सेफगार्ड ड्यूटी का रेट 30%. कटी गई 2%. ये वाला कैलकुलेशन तुम लोगों ने ऑलरेडी किया था, उधर का एग्जांपल जो था सच में चले आता है क्वेश्चन, ये वाला भी किया, ये वाला अपन ने किया कैंडिडेट पे ड्यूटी का, वाला भी हो गया, वाला भी हो गया, ये वाला होमवर्क लिखो 18-19 दोनों होमवर्क लिखो, सेल्फ ड्राफ्टेड क्वेश्चन 18-19 दोनों होमवर्क 20 कर लिया हम लोगों, 21 लास्ट क्वेश्चन 21 करो सोल्यूशन। तो 21 क्वेश्चन इसमें बोलते हैं ईओयू है, ओके, और ऑफिसर बोलता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाऊंगा, बस तो उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी रिट्रोस्पेक्टिवली लगा सकते हैं तो अभी भी आया है नवंबर 21 तक। Custom Authority of India noticed that increase in the quantity of solar PV product, तो यहाँ पर सोलर प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लोग सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का सोच रहे हैं। सेफगार्ड ड्यूटी 25% लगाने वाले। An importer in Bhubaneswar imported solar product from Vietnam at a landed price of 30 lakh। वो लैंडेड प्राइस बोला है, पर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग ड्यूटीज, मतलब कि नॉर्मली लैंडेड वैल्यू क्या रहता है, असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूडिंग बोला है, मतलब ये बेसिक प्राइस है, इसके अंदर ही बीसीडी वगैरह सब ऐड करना पड़ेगा। अज्यूम बीसीडी 10%, एसडब्ल्यूएस 10%, आईजीएसटी 12%, सेफगार्ड ड्यूटी 25%, फटाफट कर लो। अभी अभी किया था हम लोगों ने, सेम ही है क्या एग्जैक्ट, रेट अलग है ना 25, कर लो कर लो एग्जाम क्वेश्चन। मैच हो सब क्वेश्चन कब से ही कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ाई, मेरे टाइम पे मेरे को ये सब आता भी नहीं, एग्जाम के दिनों में प्रिपरेशन किया था, इतना हमारा था। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये लोग कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके, बाय अल्टरिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट का नाम चेंज करके इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि ड्यूटी ना लगे, तो एंटी सर्कमवेंशन में
अगर नाम चेंज किया या तो फिर अलग कंट्री से मंगाया या तो डिसअसेंबल्ड और अनअसेंबल्ड फॉर्म में मंगाया तो भी ड्यूटी लगाएंगे। देखो ये 3 पॉइंट लिख देना, हो गया, समझा पॉइंट? तो चलिए एमसीक्यू में केस स्टडी आता है, एमसीक्यू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो, फटाफट एक ब्रेक लेके आओ।